तो आज हम इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। रावत जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। रावत जी, बहुत बहुत आपको बधाई। रावत जी, मैं सबसे पहले हमारा राज्य की नींव कैसे पड़ी वो भी आपने इसमें डेटा लिखा हुआ है। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देवगौड़ा साहब, जो एचडी देवगौड़ा साहब थे 96 में, उन्होंने लाल किले की, उनका योगदान आप कितना मानते हैं? तो मैंने अपनी किताब में आधी बात को पूरा खोला है। हमारे साथ आदरणीय रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और वरिष्ठ लेखक भी हैं। रावत जी की इस पुस्तक पर हम आज रावत जी से ही चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने रावत जी की एक कृति पढ़ी थी जो मेरे पास है मेरी लाइब्रेरी में, जो 60-70 किताबों में एक वो किताब भी इम्पोर्टेंट है। परिपूर्णानंद पैनुली पे, जो टिहरी प्रजामंडल के और टिहरी के संघर्ष के जो राजाओं के खिलाफ हुआ था, उनके प्रमुख नेता थे और उन्होंने मानवेंद्र शाह को हराया भी था। और बाद में वो 80 और 90 के दशक में देहरादून में पत्रकारिता भी करते थे। तो रावत जी ने एक उन पर विस्तार से किताब छापी है, बहुत बड़ा वो दस्तावेज है। तो वो जो मैंने किताब पढ़ी थी, तो वहीं से मैं रावत जी की किताबों से बहुत प्रभावित हुआ। और वो डेटाबेस किताब है ज़्यादातर, ये 8वीं किताब है, जैसे कि हमने विमोचन समारोह में रावत जी ने भी बताया था, और रावत जी की ये 8वीं किताब है। तो उस किताब में रावत जी ने बताया था कि जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हुए 84-85 में राजीव गांधी सरकार में, ब्रह्मदत्त जी, जो यहीं देहरादून से आते थे, टिहरी उत्तरकाशी के भी वो एमपी थे। तो ब्रह्मदत्त जी मानवेंद्र शाह के राजनीतिक प्रतिनिधि थे और राजनीतिक एजेंट थे, मतलब जो लोकसभा चुनाव के लिए। और वो चौधरी चरण सिंह जी के पीएस भी रहे, क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। वो डेटा उनकी किताब में मिलता है, रावत जी की किताब में मिलता है। तो वहीं से मैं प्रभावित हुआ। तो मैंने और किताब भी देखी, और मैं पत्रकारों की आज़ादी में क्या भूमिका थी उत्तराखंड की, उत्तराखंड के जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हुए हैं, पूरे जनपद से और पूरे पत्रकारों का रावत जी ने विवरण दिया है उन किताबों में। तो आज हम इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। रावत जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। रावत जी, बहुत बहुत आपको बधाई। सबसे पहले हमारा राज्य की नींव कैसे पड़ी वो भी आपने इसमें डेटा लिखा हुआ है। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देवगौड़ा साहब, जो एचडी देवगौड़ा साहब थे 96 में, उन्होंने लाल किले की, उनका योगदान आप कितना मानते हैं? पहले उत्तराखंड की बात करने का मतलब खंड खंड समझा जाता था। आप उत्तराखंड राज्य की मांग करेंगे तो आपको बाय एंड लार्ज ये समझत ये पृथकवादी है। अच्छा, इसको उत्तराखंड की राज्य की मांग को उससे गोरखालैंड टाइप से जोड़ा जाता था, जबकि ये इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे तो सांस्कृतिक पहचान का था और आपका भौगोलिक कारण थे, इस तरह के कारण थे। और हमारी देशभक्ति में तो आज भी देखो, आप जानते हैं देश के जो दो पहले जो सीडीएस बने उत्तराखंड से बने हैं, और मैक्सिमम जो है योगदान उत्तराखंड रेजिमेंट है ना। इसके अलावा सारे तो यहाँ का मतलब के लोगों की देशभक्ति पर या राष्ट्रभक्ति पर तो कोई बात ही नहीं थी। तो फिर भी वो जोड़ा जाता था साहब कि ये किया जाए, और उत्तराखंड का नाम लेने से होता था। तो पहली बार भारत की सरकार ने जो घोषणा की कि भाई हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, और वो तब हुआ जबकि उत्तराखंड आंदोलन चला 90 के दशक का। वो एक तरह से जनक्रांति थी, और वो ऐसी जनक्रांति थी केवल एक सरकारी जो डीएसपी गलतफहमी में मरा, वो पुलिस की कमजोरी के मरा। लोग मसूरी में लोगों ने खुद अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन लोक सेवा की या किसी का हिंसा नहीं। उनको उन्होंने हिंसा, स्टेट टेररिज्म झेला, सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने किसी प्रति हिंसा नहीं की। और ये हो सकता था कि उस समय आर्मी चीफ थे उत्तराखंड से, बीसी जोशी थे, उन्होंने भी जो है आपत्ति दर्ज कराई, सबने दर्ज। लेकिन सेना तो सेना है, सेना हमारी सेना तो युगों युगों से, मतलब आज से नहीं है। जिसके प्रति समर्पित है तो समर्पित है, उसलिए मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है, अंग्रेजों के साथ भी रहे तो रहे। तो इस तरह जो पहली बार जो घोषणा हुई लाल किले की प्राचीर से देवगौड़ा जी ने की, और कोई माने या न माने, तिवारी जी के लिए कहते हैं साहब, वो कहते थे कि मेरी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। लेकिन जब बात आई तो मेरे ख्याल से देवगौड़ा जी को प्रभावित करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा सतपाल महाराज जी का, जो उस समय गढ़वाल के एमपी थे, और उनका प्रभाव था। तिवारी जी और दोनों एक ही थे। तिवारी बहुत बड़े नेता थे, महाराज से बड़े नेता थे उनका, तो उनकी बात का होता था। तो तिवारी जी के थ्रू जो सतपाल महाराज ने कराए हैं,
उनको देवगौड़ा को प्रभावित किया, समझ में आ गई देवगौड़ा, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय उनके पास उतना बहुमत नहीं था, कांग्रेस उस पक्ष में तो उस समय नहीं आई थी, लेकिन अल्टीमेटली तो कांग्रेस के सहयोग के बगैर तो उत्तराखंड नहीं बना, वो तो बाद में उनका, लेकिन तब थे। और जो समर्थक, जैसे वाजपेयी जी के समर्थक उत्तराखंड राज्य के पक्ष में नहीं थे, वैसे उस समय के देवगौड़ा जी के समर्थक और इंद्र कुमार गुजराल के समर्थक जो थे, जो जिनकी सपोर्ट पे चलते थे, वो उत्तराखंड राज्य के समर्थक नहीं थे, बन नहीं पाया। लेकिन इन कहते हैं सैद्धांतिक रूप से उस दिन हो गया कि भारत की सरकारें आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत तो भारत रहेगा। भारत की सरकार ने उस दिन घोषणा कर दी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और जो लोग देवगौड़ा जी के अलायंस थे, वो उनके नाम भी इस पुस्तक में लिखे हुए हैं कि कौन कौन असहमत थे, कौन असहमत थे, उस समय पार्लियामेंट का क्या दृश्य था, कांग्रेस के कितने विधायक MP थे, उसके सारा था, पूरा कंपोजिशन था कि उस समय संभव नहीं था, वाजपेयी जी के जमाने में संभव नहीं था। लेकिन ये हुआ कि 1995 में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, AICC का, उसमें इन्होंने अडॉप्ट कर दिया कि हम उत्तराखंड राज्य बनाने के समर्थक हैं, अगर कभी हमारी सरकार आएगी लौटेगी तो हम बनाएंगे। तो वो जो बात तब जब वाजपेयी जी के जमाने में आया, तो सोनिया जी को आप जो बोलेंगे, विदेशी बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, लेकिन उनकी भूमिका उसमें रही। उन्होंने कहा नहीं, यस हम बनाएंगे। मैंने उनका सोनिया जी का इंटरव्यू लिया ऑनलाइन, मैंने उनको इंटरनेट से ऑनलाइन उनको क्वेश्चन दिए, उनको उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने मेरे से भी जवाब में कहा था यस हम सपोर्ट करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग मैं बात करूंगा, ये 13 अगस्त 1996 की बात थी। मैं दिल्ली गया था, मैं सतपाल महाराज जी से मिला, उनके दफ्तर में शाम के वक्त था। 13 तारीख की अगस्त की बात है 1996 की। सतपाल महाराज ने कहा कि मुझे मीटिंग में आना है। उस दिन जो कैबिनेट मिनिस्टर थे रामविलास पासवान थे और सतपाल महाराज जी थे अपने राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बैठक में नहीं जाते जब तक इंडिपेंडेंट चार्ज ना हो। तो रामविलास उस दिन कहीं बाहर थे, तो सतपाल महाराज जी को उस दिन अधिकृत किया गया था बाहर। कोई खास बात है तो महाराज मुस्कुराए और उन्होंने एजेंडा देखा और उन्होंने कहा देखिए आज कितनी तारीख है, हमने कहा 13 तारीख है, एजेंडा नंबर 13 कैबिनेट का, और देखते हैं क्या होता। उतना बोले और मुस्कुरा के चल दिए। इसका मतलब कैबिनेट का प्रस्ताव आज आ रहा है। उसके बाद हम प्रेस क्लब गए, तो जितने गढ़वाली कुमाऊनी हम लोग थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कहाँ इकट्ठे थे, ये कैबिनेट में आ रहा है। तो हम सारे लोग बड़े खुश थे और हमने एंजॉय किया। हमने कहा देखो दूसरे दिन आगे 15 तारीख 16 तारीख को सचमुच देवगौड़ा जी ने घोषणा कर दी। वो बहुत बड़ा माइलस्टोन था। जैसे आप कहेंगे कि वाजपेयी जी का तो असाधारण योगदान तो था ही, वाजपेयी जी मनुष्य भी ऐसे ही थे, इंसान भी ऐसे ही थे, सब कह दिया सो कर दिया। उनका योगदान को नकार नहीं सकते, देवगौड़ा के योगदान को। आप तिवारी जी को ये बोलेंगे कि साहब इन्होंने उसको कराने में तिवारी जी का योगदान महत्वपूर्ण था, देवगौड़ा जी को सहमत कराने का। और तिवारी जी को सहमत कराने में सतपाल महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि सतपाल महाराज उस आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। यही नहीं हुआ, अगले साल जब देवगौड़ा गए, अगले साल इंद्र कुमार जब गुजराल आए, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। कंफर्म भारत की एक सरकार ने बोला हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, दूसरी सरकार ने बोला उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और आने वाले, क्योंकि कांग्रेस ने उससे पहले अपने घोषणा पत्र में अधिवेशन में 1995 अधिवेशन में कह दिया हम जब सत्ता में आएंगे हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। उसमें हरीश रावत का भी योगदान था, उस प्रस्ताव को लाने में हरीश रावत का भी योगदान था कलकत्ता अधिवेशन में। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप देखिए। अब कई लोग तो आधी बात बोलते हैं, तो मैंने अपनी किताब में आधी बात को पूरा खोला है। निश्चित रूप से वाजपेयी जी का योगदान उत्तराखंड ऋणी रहेगा, हर मामले में बहुत उनका स्नेह था उत्तराखंड के साथ। और लेकिन बाकी लोगों का योगदान हम गुजराल का नहीं योग कर सकते। जिन्होंने रिपीट किया, देवगौड़ा ने जब सबसे पहला बोला नहीं कर सकते। उस तिवारी का, जिसको तिवारी का आज दिख रहा है उत्तराखंड में, आज जो भी दिख रहा है वो तिवारी की वजह से है। उनका योगदान को हम नकार नहीं सकते। उस सतपाल महाराज का योगदान हम निभार नहीं सकते कि जिन्होंने तिवारी जी को
विवश किया कि तिवारी जी, हम इस समय तिवारी कांग्रेस में हैं, हम कांग्रेस में नहीं हैं, हमको अपना अस्तित्व बचाए तो हमें उत्तराखंड राज्य का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सतपाल महाराज ऑलरेडी उसके संरक्षक थे। सतपाल महाराज यानी कि 90 के दशक में तो बड़े नेता थे, जो आज उनका कद है, अब वो आज कैबिनेट मंत्री है स्टेट में, तो उसके जो देवगौड़ा को सहमत कर सकते हैं, और वहाँ एमपी थे और रेल मंत्री रहे, और शायद मेरे ख्याल से वित्त राज्य मंत्री भी रहे। वित्त राज्य मंत्री भी रहे। हाँ। और आज जो भी बोलेंगे उनके बारे में 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। और जब वो रेल के मंत्री भी रहे, हाँ, रेल। जो रेल की भर्तियां उस समय हुई बहुत स्ट्रिक्टली, उनको बहुत इज्जत के साथ प्रधानमंत्री भी देखा करते थे। और रेल में भी उनका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में भी ये कहा जाए, अगर कोई कुछ बीच में किसी लोगों ने कहा रेल पुरुष, तो मुझे हंसी आती थी, यार क्यों बोल रहे होंगे रेल पुरुष। लेकिन देखा जाए तो कर्णप्रयाग रेल सतपाल महाराज की रेल है। आप ये समझिए 1919 में 1928 में इनके सर्वे हो चुके थे, तब से ठप पड़ा हुआ था। दरबान सिंह का भी जिक्र जोड़ता है। यस। दरबान सिंह का जो और जब रेल का, अब सुन लो, अब मैं बाय द वे दिल्ली गया, दूसरे दिन रेल बजट आ रहा था। आज मैं रेल भवन में, महाराज जी से मेरे अच्छे संबंध थे, तो मैं गया, मैंने कहा महाराज कल तो बजट आ रहा है, इसमें कोई माने या न माने, तिवारी जी के लिए कहते हैं कि साहब, वो कहते थे कि मेरी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। लेकिन जब बात आई हमारा कर्णप्रयाग रेल का, हमने बोला था वो है, उन्होंने कहा नहीं है। तो भाई कैसे होगा? तो फिर रेलवे के चेयरमैन ने कहा कि कोई बात नहीं, ये हम 50 लाख का कुछ, उन्होंने कहा इतना हम कर सकते हैं सर्वेक्षण के लिए, आप सर्वेक्षण की घोषणा कर दीजिए, ये हो जाएगा, बजट में आगे भी आ जाएगा, ये कर दीजिए। और उसके बाद जो महाराज ने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे कराया। कमिश्नर थे आपने सुभाष कुमार, ऋषिकेश में जलसा हुआ, सब कुछ हुआ, सर्वे हो रहा है। लोगों ने, सर्वे ही तो होता है कि बहुत बड़ी बात होगी। अरे महाराज के समर्थकों ने कहा, अरे भाई पहले तो सर्वे होगा, पहले ऐसे थोड़ी हो, पहले रेल आ जाएगी, उसके बाद तब सर्वे करेंगे। सर्वे होगा, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी। सर्वे तो कर्णप्रयाग, ये क्या कहते हैं, सहारनपुर देहरादून भी हुआ था, जिसके फिजिबिलिटी नहीं थी, बीच में ये नेशनल पार्क आ गया था, उसकी वजह रिजेक्ट हो गया। इसका जब सर्वे हुआ तो हो गया वो डंप। अब राजनीति, खंडूड़ी जी को उनके सलाहकारों ने कहा अगर आप इसे पिकअप करेंगे तो महाराज का नाम आ जाएगा, वो फिर और डंप हो गया। अब देखे ना, फौजी आदमी, उनको जैसे समझाया चुप रहे हो। अरे उनको ढंग के सलाहकार होते तो वो ऐसे व्यक्ति थे, करा के छोड़ते। बात कर्णप्रयाग रेल ठप हो गई। 2009 में जब कांग्रेस जीती, फिर सतपाल महाराज जीते। 1996 के बाद, आप समझ रहे हैं, जब 2009 में ये जीते, इन्होंने फिर मुद्दा शुरू कर दिया। उनकी सरकार आई, बीच में लालू भी आया, लालू ने कहा बिल्कुल बननी चाहिए, यहाँ रेल बननी चाहिए। आप समझिए ना, वो मामला फिर महाराज ने शुरू किया। लेकिन महाराज का देखो ना, वो कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहिए। आप उनसे सहमत हैं या नहीं, किसी से भी, लेकिन जो उनका सही काम है होना चाहिए। तो फिर मामला वही जिंदा हो गया। उस दौरान जो खंडूड़ी जी का शासन काल था, उसमें डंप रहा। लेकिन ये जैसे फिर शुरू हुआ, फिर करते करते उन्होंने रेल मंत्री पर भी दबाव डाला, आपके पर भी डाला, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी पर, सोनिया गांधी जी पर डाला। और अल्टीमेटली ये हुआ है कि 2009 में उन्होंने कहा वो बजट घोषणा होगी, 50 लाख उसमें। देखिए, अब उन्होंने कहा, विरोधियों ने कहा 50 लाख में रेल बनती है। अरे वो अगर 1 रुपया भी रखते तो टोकन होता, बजट का टोकन होता है। इसका मतलब इन प्रिंसिपल सरकार ने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया, ये स्वीकृत हो गया, अपने हाथ में काम शुरू करने का हो गया। तो वो शुरू हुआ, फिर खंडूड़ी जी का शासन था। गलती इन्होंने ये की कि मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, गोचर में इनको भूमि पूजन हुआ। ए.के. एंटनी आए, त्रिवेदी थे रेल मंत्री आए, हरीश रावत थे, सतपाल महाराज थे, सारे एमपी आए। लेकिन दलगत राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेसी ने दलगत राजनीति की और खंडूड़ी जी को बुलाना चाहिए था। उन्होंने विरोध भी प्रकट किया कि भाई तुमने मेरे राज्य में तुम वो कर रहे हो और ऐसी छोटी बात सोच रहे हो, विकास में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ जो भी हुआ, खैर ये और फिर उसके बाद 16-17 में नरेंद्र मोदी जी ने
जिसमें बजट 70% आगे चलाया। हाँ 70% जो है काम हो चुका है। 70% बजट प्रोविजन हो चुका था ना। हाँ प्रोविजन हो चुका था और नरेंद्र मोदी मोदी ने वो बजट रिलीज कराया, ये समझे काम शुरू करा। काम शुरू करा है। आपने सैद्धांतिक किया, बजट संवैधानिक या कानूनी काना पूरी की जी। किसी प्रोजेक्ट के। और उन्होंने जो अपना स्टाइल है, एग्रेसिव स्टाइल है मोदी जी का, जो काम करना तो युद्ध स्तर पर करो, वो उन्होंने करा, उसको साकार कर दिया। क्योंकि घोषणा करना इनफ नहीं होता जी होता। रावत जी मैं फिर अब हमारा राज्य बन गया, मैं 9 नवंबर 2000 पे पुनः किताब पे आ जाता हूँ। 9 नवंबर 2000 को हमारा स्टेट बना, पहले मुख्यमंत्री हमारे नित्यानंद स्वामी जी हुए और आपने एक ऐतिहासिक चित्र भी लगाया हुआ है। ये चित्र है ऐतिहासिक, यहाँ पे ये हमारा उत्तराखंड का नक्शा है, मैप है। और एक अंदर भी चित्र है जिसमें राजनाथ सिंह जी भी आए हुए हैं और राजनाथ सिंह जी ने जो कटा हुआ वो जो हिस्सा है वो उत्तराखंड को अलग, वो फोटो भी हैं, 2 फोटो, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं इस पे। तो रावत जी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या आपने नित्यानंद स्वामी को किस रूप में आप देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यदि भगत सिंह कोश्यारी को बनाया जाता तो बीजेपी जो है 2002 का चुनाव जीत सकती थी। आप कितना सहमत हैं? आपने इस बारे में क्या लिखा हुआ है 9 नवंबर 2000 के और इनके शासन के बारे में? देखिए, हम तब स्टूडेंट थे जी। तब विधायक रहे नित्यानंद स्वामी। हाँ। और हमारे यहाँ जो संकीर्णता कई बार आती है, साहब ये बाहर का है, इधर का है, उधर का है। उन्होंने यही पढ़ा, नित्यानंद स्वामी ने देहरादून में यही वकालत की, यही प्रैक्टिस की, यही नेतागिरी की, यही विधान परिषद के चुनाव जीते, यही वो स्पीकर, उसके अध्यक्ष रहे, सभापति रहे विधान परिषद के, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद का। एक स्पीकर ने वहां वो कर दिया, विद्रोह कर दिया उत्तराखंड राज्य के लिए। मतलब विधान परिषद का जो सभापति है उसने कहा कि आप ये जब उत्तराखंड राज्य हुआ तो आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों के साथ खड़ा हो गया। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस आदमी उत्तराखंड के, देहरादून के सामाजिक जीवन में, उसमें तो थी। उत्तराखंड आंदोलन में भी उस व्यक्ति का सहयोग था। और फिर जैसे ही उनको बोला गया कि गवर्नर साहब आप ले आए पंजाब से, गवर्नर बाहर ही से आता है हमेशा, बरनाला जी, आप समझे नहीं, मुख्यमंत्री ले आए आप हरियाणा से। वो स्वामी क्या होता है, यहाँ तो रावत, नौटियाल, नेगी, रिश्ते गोसाई होते हैं, स्वामी क्या होता है। तो वो सेक्टेरियन प्रोकियल जो बात थी, कहा कि साहब ये तो बाहरी व्यक्ति है, इसको आपने बना दिया। तो वो उत्तराखंड की राजनीति में जो अनिश्चितता का दौर था और जो संकीर्णता का था, तो उस समय से ये आ गया था। क्योंकि उसी समय से जब स्वामी जी ने शपथ ली, विद्रोह की स्थिति थी। स्वामी जी बहुत सरल थे, विद्वान थे, निश्चित रूप से विद्वान थे। और हमें मालूम है उनका बड़ा वो बहुगुणा जी के साथ बहुत कमिटेड थे, उनको बहुगुणा जी का सहयोग भी उनके साथ रहता था। वो शुरू में जनसंघ में भी थे, उसमें भी थे। यहाँ के देहरादून के सामाजिक जीवन के वो बहुत स्तंभ थे। भगत सिंह कोश्यारी जी और रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शपथ नहीं ली है संभवतः। नहीं, जब वो लिया तो उस दिन 9-10 तारीख को, तो उस दिन 3 लोगों ने शपथ नहीं ली। 3 जो कैबिनेट मंत्री, 3 बहुत सीनियर। ये समझिए कि भगत सिंह कोश्यारी के उत्तरांचल बीजेपी के अध्यक्ष थे, और वो आंदोलन के दौरान भी थे, अध्यक्ष थे। हम नहीं उनका आंदोलन में योगदान था 90 के दशक के उत्तरार्ध में। हाँ, उत्तरार्ध में आंदोलन में योगदान था। टिहरी भी आए हुए थे। हाँ, निशंक तो थे ही, निशंक भी पर्वतीय विकास मंत्री थे, पर्वतीय विकास मंत्री थे, और होनार भी थे, इसमें 2 राय नहीं। और जो दूसरे थे, रामदास जो थे, वो तो दलित नेता थे, वो भी यूपी में मिनिस्टर रह चुके थे। निशंक जी तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, पर्वतीय विकास मंत्री थे। हाँ। तो इन्होंने शपथ कितने महीने कितने दिन बाद ली? देखिए, यहाँ आपका द्रोण होटल में मीटिंग चली इसकी विधायक दल की, उसमें नेता का चुनाव होना था। और आप जानते हैं ये सब औपचारिकता होती है, नेता तो ऊपर से थोपा जाता है। तो स्वामी जी तो थे उस समय, तो थे विधान परिषद के सदस्य होने के नाते, वो तो वहाँ सभापति थे वहाँ के विधानसभा के, उत्तर प्रदेश के। हाँ, तो यहाँ विधानसभा के सदस्य भी नेचुरली हो ही गए, हो नहीं था उनको।
तो होते बहुत देर तक चला, बहुत देर तक चला। हम लोग नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे लॉबी बैठे हुए थे और बड़ा उथल पुथल हुई बड़ी। उसके बाद जद्दोजहद के बाद अल्टीमेटली शायद वहाँ एक लाइन के प्रस्ताव आए कि भाई ये आ गया, इसे आप पास करिए, ये अंतिम है। तो उसमें ये हो गया कि नित्यानंद स्वामी को चुना गया। तो कुछ लोग नाराज थे, लाखीराम जोशी वगैरह ये लोग काफी नाराज थे। लाखीराम जोशी ने तो बड़ा विरोध किया, उन्होंने खुल के बोला ये बाहर का व्यक्ति है, ये सारी चीजें बोल दिया। लेकिन कोश्यारी जी और वो सर सीजन नेता थे, उन्होंने ऐसा प्रकट तो नहीं किया, लेकिन वो नाराज थे क्योंकि उनके भी दावे थे भाई, उनके दावे भी थे कि भाई हमने किया, आंदोलन में हमने लड़े, ये सारी चीजें। उत्तराखंड की मानसिकता भी थी, पहाड़ी परिवेश भी चाहिए था। उत्तराखंड की मानसिकता ये भी है कि या तो ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, ये भी मानसिकता ठीक नहीं है। ये भी नेता ही बनाते हैं, वो भी ठीक थी, लेकिन राजनीतिक जरूरत ये भी थी। तो उस समय अंटी जो पहाड़ी गैर पहाड़ी मूल का जो सवाल था वो उठा, वो भी अनफॉर्चुनेट था। लेकिन हुआ कि फिर 2 लोग असंतुष्ट, 3 लोग असंतुष्ट थे, उन्होंने शपथ नहीं ली। तीसरा कौन? प्रकाश पंत? नहीं, प्रकाश पंत तो स्पीकर बने। हाँ। उन्होंने तो नहीं लेनी थी। लेकिन वो रामदास जी थे, अच्छा, वो थे, आपके निशंक जी थे और कोश्यारी जी थे, उन्होंने नहीं ली। लेकिन अब बीजेपी तो और संगठित पार्टी है, पार्टी मिट्टी है, वहाँ तो अनुशासन की बात है। तो दूसरे दिन उन्होंने अलग से परेड ग्राउंड में एक वो हुआ। तब निशंक जी वित्त मंत्री बने और कोश्यारी जी ऊर्जा मंत्री बने। और देखिए आपका आज टिहरी डैम आपको मिला नहीं मिला, जबकि आपको मिलना चाहिए था, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोविजन क्या है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में, परिसंपत्तियों को बंटवारे का सिद्धांत क्या है, एज इट इज वेयर इट इज, जो जहां है जैसा है। अगर आज की तारीख में एक खटारा बस जिसके पिछड़े टूटे हुए हैं कहीं खड़ी है, वो उत्तराखंड की संपत्ति है। उत्तराखंड की। और कल ही खरीदी एक वोल्वो, क्या कहते हैं इधर मोहन में आके रुकी हुई खड़ी है किसी वजह से, तो वो वहां पर खड़ी थी, वो उत्तराखंड की है। ये सिद्धांत है। आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में है, जिसने बनाया, किसने बनाया? टीएचडीसी कहाँ है? कंपनी है, केंद्र सरकार का उपक्रम। कहाँ की है? रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश। तो कहाँ की कंपनी मानी जाएगी? उत्तराखंड की मानी जाएगी। हम लीगली आज हमें केवल फर्स्ट फेज का 12% रॉयल्टी मिल रही है। सेकंड फेज भी नहीं है वो। ये बात मैं अब आगे बोलूं। हाँ, वो आगे बोलो। तो ये सुनिए जी। इतना बड़ा होने के बावजूद ये नहीं मिला, लेकिन बाकी सारे प्रोजेक्ट हमको मिल गए। कितने 9-10 प्रोजेक्ट जो आज भी है जी, वो मिले। तब ऊर्जा मंत्री कौन था? रावत जी, मैं ये कह रहा था कि ये भाजपा के अंदर जो है ये क्या बात हुई कि फिर जो है 6 महीने के लिए, ये साल भर के लिए कोश्यारी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब सुनिए, और फिर जो है लाखीराम जी को लिया गया संभवतः पशुपालन मंत्री कोश्यारी जी की कैबिनेट में। वो क्या था मतलब मामला जो इस किताब में? मैं थोड़ा सा बिजली वाला जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। उस समय सुरेश प्रभु थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। हाँ जी, बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर वो माने जाते थे, बाद में भी रहे सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर। जैसे आज गडकरी हैं और कुछ लोग आज भी हैं, बहुत काबिल मंत्री। कांग्रेस जमाने में कभी जगजीवन राम को इनको माना जाता था, ऐसे ही सुरेश प्रभु थे। तो समय यह है कि सारे बिजली प्रोजेक्ट उत्तराखंड को मिल गए। कौन थे बिजली मंत्री? सुरेश प्रभु। और उत्तराखंड में कौन थे? कोश्यारी जी। तो वो कोश्यारी जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए, है ना, वो भी नहीं भूलना चाहिए। कोश्यारी जी का भाई वहां असंतोष व्यक्त किया उन्होंने, वो नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन कोश्यारी जी ने एज मिनिस्टर इतना बड़ा काम किया, वो भी है। और एक काम उनका और भी था, शायद आपकी किताब में आया नहीं है। पुनर्वास तो देखो ये 1985 से चल रहा है, ठीक है। तो जो टिहरी का है और फिर वो चरणों में चला, लेकिन वो जब ऊर्जा मंत्री थे और सिंचाई मंत्री थे, तब उन्होंने टिहरी शहर के जो व्यापारी थे उनके लिए एक बनाया, प्रस्ताव बनाया और 13 करोड़ रुपए उनको दिए उठाने के लिए। उसके लिए उसका नाम दिया गया साख भत्ता। उनको तो कंपनसेशन मिल ही चुका था दुकानदारों को, और दोनों विभाग थे उनके पास। हाँ, 13 करोड़ रुपए कोश्यारी जी ने वो किया।
किया, बिल्कुल एक किया, नंबर। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वो भाजपा को क्या लगा कि हम 2002 का चुनाव जब जाएंगे तो पर्वतीय मूल का आदमी लाना चाहिए, या मतलब क्या रहा फिर इसमें? देखिए, राजनीति में जो भी आता है जी, उसकी राजनीतिक अभिलाषाएं होती हैं। सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, विधायक अपना मंत्री बनना चाहते हैं। तो इन लोगों की भी इच्छा थी कि हम में से बनता, जी, नहीं बनी। तो उस समय एक फीलिंग आई कि साहब आपने उत्तराखंड मूल का, पहाड़ के मूल का कोई व्यक्ति नहीं बना तो वो चुनाव नहीं जीतेगा। नहीं। और वो फोनिया जी ने अपनी किताब में, फोनिया जी बहुत सीनियर मिनिस्टर थे, आपने भी कोट किया? या हाँ। किसने किया कि फोनिया जी उत्तराखंड के इन लोगों में सबसे सीनियर, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, इनसे पहले निशंक जी से भी सीनियर थे। ये पर्यटन राज्य, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उनके साथ हरक सिंह राज्य मंत्री थे। हाँ। आप ये समझिए कि बहुत सीनियर मिनिस्टर थे, बहुत। और हम तो बचपन से जानते थे उनको, पढ़ने लिखने वाले भी, और विद्वान थे। अरे एसटीसी के जनरल मैनेजर रहे वो कभी। एसटीसी बहुत बड़ी स्टेट क्या कहते हैं, ट्रेड कॉर्पोरेशन जो था भारत का, विदेश व्यापार विभाग में वो रहे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया वहाँ पर, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे वो, बहुत बड़ा नाम था। और वो जो नौकरी छोड़ के आए, उनको छुड़वा के लाए थे भंडारी जी और लोग लेके आए थे, वो तब से चुनाव लड़े। हम तो बहुत छोटे थे, क्योंकि हमारे यहाँ के भंडारी जी भी थे, ये भी थे, तो हमें मालूम था कि ये सब सारी चीजें होती। तो वो थे, तो उन्होंने खुद लिखा कि भाई मेरा नाम का मेरी सीनियरिटी के हिसाब से भी हो गया था, मेरे नाम का भी। तो उन्होंने तो ये लिखा है कि भाई इन लोगों ने नहीं हमको बनने दिया, फिर ये न मेरे को बनने दिया, न स्वामी जी को बनने दिया, विद्रोह हुआ, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा अब बदला, तो बीजेपी ने बदला। आपने उत्तराखंड मूल का, पहाड़ी मूल का व्यक्ति भी रख दिया, आपने क्या कहते हैं ठाकुर को भी रख दिया, लेकिन आप उसको काम करने का मौका तो मिला ही नहीं। टाइम करने का 5 महीने में क्या करना था? उनको चुनाव कराने थे, तो आपने चुनाव कराने के लिए क्यों रखा उनको? उतने से तो नहीं मिला। अल्टीमेटली ये हुआ, कांग्रेस जीत गई, ये हार गए। अच्छा, कांग्रेस जीत गई, हरीश रावत जी का नेतृत्व था, हरीश रावत से भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने एनडी तिवारी को बना दिया। मैं 12 साल के वनवास के बाद कांग्रेस को सत्ता में लाया, और तुम ऊपर से तुमने थोप दिया। पहले उन्होंने हम पर क्या कहते हैं, स्वामी जी को थोपा, तिवारी जी को थोप लिया, बाद में खंडूड़ी जी को थोप लिया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं विजय बहुगुणा को थोप लिया, फिर क्या कहते हैं हरीश रावत। तो वो थोपने का काम तो कंटिन्यूअसली जारी रहा ना। रावत जी, आप भी मानते हैं कि यदि तिवारी जी ना होते तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना आती? आपने एक टाटा की फोटो का भी जिक्र किया हुआ है, रतन टाटा की, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, तिवारी जो आज हम कहते हैं, तो आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो 3 राज्यों में से तो बहुत आगे निकल गया। अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड हमारे साथ जो अरे जबकि छत्तीसगढ़ हैं, बहुत पीछे। आप उनका प्रति व्यक्ति आय देखो, उनकी सड़कें देखो, उनका जीडीपी देखो आप। लेकिन बताते हैं और नया छत्तीसगढ़ का कैपिटल बन गया, नया रायपुर बन गया, अब जो हमारे यहाँ नहीं बना है। अब सुन, वो हमारी कमजोरियां, हमारी कमजोरियां जो है वो भी लिख दिया। लेकिन वो खनिज संपदा, जिप्सम देखो, और इतनी खनिज संपदा से भरपूर है वो छत्तीसगढ़, दोनों, झारखंड, हाँ बिल्कुल दोनों। वो कहाँ के कहाँ होते हैं, और हम क्या हैं? हमारे पास जंगल, हमारे पास तो तीर्थ धाम है, जंगल, हाँ जंगल है। जल, जमीन, जंगल 3 प्रमुख स्रोत हैं। क्या कहते हैं, जंगल भारत सरकार के समवर्ती सूची में है। जल, अभी आप बताएंगे, जल की कहानी भी आगे बताएंगे क्या हुआ। और जमीन हमारे पास 13% है, बाकी तो फॉरेस्ट की है, और है रोकड़ खोकड़ 13% में भी, बाकी बंजर है। तो उस जमीन में हम क्या, इसके बावजूद उत्तराखंड कई मामले में हिमाचल से आगे। मैंने एक बार लिखा था, हिमाचल से कई आगे, कई मामलों में आगे है। तो आप ये कल्पना करो कि अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व थोड़ा और ईमानदार होता, थोड़ा और राजनीतिक स्थिरता रहती हिमाचल की तरह या छत्तीसगढ़ की तरह, आज उत्तराखंड कहाँ होता। और इसका श्रेय जो बुनियाद रखी सारे मुख्यमंत्रियों को हम देंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे किसी ने कुछ नहीं किया, गलत किया। 116 दिन रहा भाई
तीरथ सिंह तो उसका भी योगदान है। लेकिन वहाँ कोविड का आपने जिक्र किया कोविड है, का भी है, वो खुद कोविड हो गए, कोविड हो गए। त्रिवेंद्र ने भी किया, कोशिश की, उनकी कंट्रोवर्सी भी रही, लेकिन सभी ने किया। त्रिवेंद्र जी की आपने एक फोटो दे रखी है थाली बजाते हुए, थाली, वो भी तो सब दिया मैंने, जो मैंने देखा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन तिवारी जो इसकी बुनियाद रख गए, बुनियाद सिटकुल की, उत्तराखंड की बुनियाद, विकास की बुनियाद जो तिवारी ने पटरी बना कर रखी, उस पे खड़ा है आज। कितना कितना यहाँ का, यहाँ 1600 करोड़ था क्या प्लान, 1600 करोड़ था प्लान उसका, पहले 800 700-800 था। तिवारी ने जो पहला बजट बना, प्लान तब प्लान नॉन प्लान होता था ना, जो विकास के लिए 1600 करोड़ था। दूसरा बजट बनाया 2800 करोड़, तीसरा बजट बनाया 4000 करोड़। ये 4000 करोड़ क्या, केवल विकास का बजट, केवल विकास का बजट, नॉन प्लान नहीं इसमें शामिल। तो इस समय वो बजट को ऐसा बढ़ाते गए। वाजपेयी जी के पास एक, उनकी बात कौन टाल सकता था, उनके पास क्या कहते, उनकी बात कौन टाल, मनमोहन सिंह उनका जूनियर थे, जूनियर, उनके सचिव थे, अर्थशास्त्री सचिव थे। तो इतना बड़ा नाम तो मोंटेक सिंह उनका अहलूवालिया थे। तो कोई भी मतलब उनके आगे तो आप सबसे अभी तक जो हम नित्यानंद स्वामी जी से धामी जी तक हम अभी ये 25 में चल रहे हैं वो, तो सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं विकास की दृष्टि से? तिवारी का मुकाबला कोई नहीं हो सकता। तिवारी का मुकाबला कोई नहीं। जी जी, आज हम जो देख रहे हैं सब तिवारी है। और उत्तराखंड का सौभाग्य होता, कांग्रेसी तंग नहीं करते तिवारी जी को जी। अगर 5 साल और मिलता तो सचमुच अग्रणी राज्य होता भारत का उत्तराखंड। अरे उस समय माहौल, मजदूर नहीं मिलते थे, क्या हो रहा था, मजदूरी नहीं है, मतलब इतना एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम कैसे करेंगे, इतने प्रोजेक्ट लिया है तिवारी जी। अरे वो दिल्ली में उस समय टोलिया जी को एक बार उन्होंने FRDC थे, हाँ 4 लोगों को, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस की PTI UNI, मैं PTI में था, 4 लोगों को बुलाया यार, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा भाई हम तो, मैं इतने सीनियर IAS, वो कहते हैं हम सीखते हैं तिवारी जी से, कोई चीज होती है तो हम तिवारी जी बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो वो प्रशासनिक काम में भी हमको हमारा मदद करते थे। उन्हें दिल्ली में बैठा है कि किस मंत्रालय के किस विभाग के किस सेक्शन में क्या होगा, ये काम कहाँ जाके, वो हमको सीधा बोलते हैं आप फला से मिलो, और खुद फोन कर लेते थे, अरे भाई आपका सेवक नरेंद्र तिवारी बोल रहा है, थोड़ा कृपा करो महाराज, इस तरह से। वो रात्रि को, तब तो मैं टिहरी था, मैं टिहरी था, मैं तो 8 में आया यहाँ, तो तब वो रात को शायद काम करते थे और दिन भर मतलब 2 बजे तक सोते थे। तिवारी जी की ये वर्किंग थी। तिवारी जी ऐसा करते हैं 2 बजे 3 बजे, 2 बजे खाना खाया, उसके बाद सोने चले गए वो, और वो 4-5 बजे उठ के आते थे, और उठ के आते थे उनके दरबार में, मतलब 2 कमरे इधर भरा रहता था, उधर भरा रहता था, बाहर भरा रहता था। FRI के बीच में उनका बंगला था। अरे वो बाद में सर्किट हाउस, अच्छा वो बाद में था, सर्किट हाउस में जो था, जो टूट गया है। पहले एक कमरे में सबको जाना, क्या है महाराज कैसे आए और सब ठीक है, फिर दूसरे कमरे में जाना, सबको जाके सब मिलना, फिर जाके अंदर अपने कैबिन में बैठना, फिर अपॉइंटमेंट वाले लोगों ने उनसे मिलना जी। फिर एक एक करके सारे लोग उनसे, कमरा बंद, आर्यन ने बोला कि भाई आओ, सारे लोगों से, सबसे जितने भी है मिल लिए। आइंद्र शर्मा अभी तक MLA नहीं बन पाए, और अब छोड़िए आर्यन जी का, अब हम क्या बोल सकते हैं ना। उसके बाद जब सारे लोग निपट, 12 बजे तक निपटाते थे, 12 बजे तक, और सुना उसके बाद वो किताब पढ़ते थे, ये और अर्थव्यवस्था की, क्योंकि वित्त के दुनिया, मतलब वो आदमी साइक्लोपीडिया। अरे विज्ञान पर पूछो तो वो कहते थे, अरे कंप्यूटर पूछो, अरे तुम्हारा वो विंडो 9 में तो अभी गड़बड़ी लग रही है, वो पूरा आया नहीं आया। वो तो उस जमाने का आदमी इतना, इतिहास पर बोलो, यूरोपियन बोलो, किससे मिडिवल हिस्ट्री पर बोलो, साइंस पर बोलो, टेक्नोलॉजी पर बोलो, कितना ज्ञान था उस व्यक्ति
अच्छा अथाह ज्ञान। अच्छा, टाटा यहाँ आए सर देहरादून, तब आप हाँ। पत्रकार थे? टाटा आए यहाँ, रतन टाटा। रतन टाटा आए जी। और ये निशंक जी ने बुलाया। निशंक जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। और देखे उसके बाद तिवारी जी ने जो काम चलाया, कोशिश की सबने, थोड़ा हमने खंडूड़ी जी का, हाँ खंडूड़ी जी पर, खंडूड़ी जी का थोड़ा स्ट्रिक्ट कठोर रवैया हाँ, था। सलाहकार भी तो व्यवहारिक नहीं थे, व्यवहारिक नहीं थे। उनको ढंग से बोलते तो और बहुत वो काम था। एमएलए मेरे ख्याल से नाराज थे, तो आडवाणी जी ने ये भी कहा कि भाई तुम एमएलए को नहीं थाम सकते हो। हाँ, वो बार बार जाते थे दिल्ली। वो 28 का भी जिक्र है। अब 28 का जिक्र है बहुत। हाँ, जो दिल्ली गए, हाँ। सारे लोग दिल्ली गए, वो सारी मेरी किताब में गए, और डेट वाइज है किस तारीख। और रावत जी, आपने एक उत्तराखंड आंदोलन का, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, जब खंडूड़ी पे बात आ गई, लोग कहते थे कि खंडूड़ी जी ने ये कहा है, आपने इस किताब में वस्तु स्थिति बताई है, तो वो क्या मामला था कि मतलब जो दिल्ली पुलिस का था? ऐसा है कि मैंने ये लिखा कि राजनीति में आधा सच बोलते हैं ना, अर्ध सत्य जी। मेरे बारे में जो पॉजिटिव है आधा, मैं अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलूंगा। दूसरा वो नेगेटिव बोलता है और अपने बारे में नहीं बोलता। आधा सच इन्होंने बोला, आधा सच इन्होंने बोला। तो हमारा काम है, जो हिस्ट्री लिखेगा या जो पत्रकार है, वो पूरा सच बोले, न इनका बहकावे में आए, न इनका। तो मतलब खंडूड़ी जी ने वो पत्र में खंडूड़ी लिखा था जी, गृह मंत्री को? वो दरअसल ये हुआ कि 2 अक्टूबर से पहले, मुजफ्फरनगर कांड से पहले, करीब हफ्ता भर पहले, दिल्ली पुलिस के डीसीपी थे, मतलब कमिश्नर ने, डीसीपी थे दीपचंद। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, क्या कहते हैं, दिवाकर भट्ट जी को, और खुलवे दूसरे कोई नेता था, वो दिल्ली में ज्यादा रहते थे, कि भाई आपके गढ़वाल के सांसद मेजर जनरल खंडूड़ी ने अपील की है पूर्व सैनिकों से कि आप बावर्दी आएंगे, हथियार वगैरह लेके आए, जो कि आने नहीं दिया जाए, ये बहुत खतरनाक बात है, उनसे बोले ऐसा ना करें, राइट। और उसी दौरान दैनिक जागरण में, जो मेरे पास क्लिपिंग है उसकी, उसमें ये छपा था कि भाई उत्तराखंड के आंदोलनकारी दिल्ली रैली के लिए आ रहे हैं, बहुत खतरनाक हथियार लेके आ रहे हैं, और जो छात्र थैलों में भर के नुकीले पत्थर लेके आ रहे हैं, नुकीले पत्थर लेके भी आ रहे हैं, और उनके इरादे बहुत खतरनाक है। जागरण में भी छपा हुआ है। तो ये किसने चलाया दिल्ली में? इसका मतलब मुजफ्फरनगर कांड क्या जानबूझ के कराया गया? दीपचंद को किसने कराया? तो उस वजह से कोई भी सरकार दिल्ली में बैठी हुई हो, माना आप प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं दिल्ली, होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली में ऐसे हथियारबंद लोगों को आने देंगे? क्या जो नुकीले पत्थर लेके जो आ रहे हैं उनको आप आने देंगे? नहीं आने देंगे। हाँ, तो उन्होंने पत्र नहीं लिखा, मतलब नहीं, तो फिर खंडूड़ी जी यहाँ बवाल हो गया कि उत्तराखंड आंदोलन, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, खंडूड़ी की वजह से हुआ। हाँ, दैनिक जागरण ने हवा दे दी। नहीं, दैनिक जागरण ने भी वही चीज लिखी थी जो खुलवे इसने, दीपचंद, दिल्ली पुलिस ने कहा था, वही बात उन्होंने लिखी, उससे ज्यादा खतरनाक उन्होंने लिखा कि इसका मतलब जो रोका गया आंदोलनकारियों को बिकॉज ऑफ दैट लेटर। तो उनको होगा तो एडवाइजरी, जब भारत सरकार की एडवाइजरी जो होती है स्टेट को भी जाती है ना, कि भाई इस तरह से खतरनाक लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ से आ रहे हैं, तो मुलायम सिंह का भी कसूर क्या है? भाई उनको कहा गया आप रोको इनको, ये दिल्ली देश की राजधानी पर हमला हो रहा है। हमला ही तो है, हथियार लेके पूर्व सैनिक जा रहे हैं, हथियार के लेके स्टूडेंट जा रहे हैं, ऐसे पत्थर लेके जा रहे हैं, कुछ नुकीले डंडे लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें जा रहे हैं, तो कौन दिल्ली में आने देगा? तो हुआ, उसके बाद हुआ कि खंडूड़ी जी ने ये सब करा है। कुछ टाइम के लिए उस पत्र से खंडूड़ी खलनायक हो गए। खलनायक हो गया, वो पत्र सार्वजनिक हो गया कि इस आदमी ने, देखो नहीं हमने बोला, दिल्ली पुलिस बोल रही है कि, और जबकि खंडूड़ी जी ने, फिर खंडूड़ी जी ने उस समय एसबी चौहान थे होम मिनिस्टर, हाँ गृह मंत्री, हाँ गृह मंत्री, उन्होंने लिखा पीवी नरसिम्हा राव के, हाँ पीवी नरसिम्हा, कि दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैंने कब कहा? उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लिखा, तो फिर चौहान, भारत के गृह मंत्री ने उसकी जांच कराई, फिर खंडूड़ी जी को चिट्ठी लिखी कि हमें खेद है कि जो चीज उसमें लिखा है, दीपचंद ने लिखा है, वो सत्य नहीं पाई गई। वो नहीं पाया गया कि आपने दिल्ली उनको उकसाया, पूर्व सैनिकों को उकसाया है, इसलिए हमने दीपचंद को हटा दिया है। और आपको जो हुआ है, असुविधा हुई, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। मतलब गृह मंत्री ने माफी मांगी
खंडूड़ी जी से खेद प्रकट करना, खेद मतलब प्रकट, खेद हाँ। प्रकट किया खंडूड़ी जी को, और वो चिट्ठी मैंने वो डाली। डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, बहुत तो सही, यही चीज मैंने दो बातें की है ना, ईमानदारी से। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, ये पक्ष क्या कह रहा है, हकीकत ये थी। और जबकि मार्केट में अभी तक भी लोग बोलते हैं गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, कि खंडूड़ी जी ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखी, जबकि वो कोई है ही नहीं। वे अच्छा, गृह मंत्री खेद प्रकट कर रहा है, गृह मंत्री माफी मांग रहा है, माफी मांग रहा है। खंडूड़ी जी तुमने नहीं किया था यार हमारे लोग, वो चिट्ठी भी आपने इस वो किताब में चिट्ठी में दी। बिल्कुल सही बात। तो खंडूड़ी जी का सब थोड़ा लोकायुक्त पे कुछ सेकंड थोड़ा बात कर ली जाए। लोकायुक्त उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार उसका किया, जो कि हमें आज तक दिखाई नहीं देता 2025 तक। देखिए लोकायुक्त पर इसमें भी है, और कुछ आर्टिकल मैंने अलग से भी लिखे हुए, अलग से भी लिखे हुए, लोकायुक्त पर भी मैंने लिखा उनको है, आईना दिखाते हुए। ये भी लिखा है लोकायुक्त पर जितना जैसे राजधानी पर प्रपंच हुआ, पाखंड हुआ, हाँ वैसे ही लोकायुक्त पर पाखंड हुआ जी। आप ये समझिए कि खंडूड़ी जी ने उस समय विद्रोह पर उतर आए थे जब उनको हटाया गया 2009 में। 9 में जी। तो अन्ना हजारे के आंदोलन में जा रहे थे, जा ही रहे थे, शामिल हो गए थे, हाँ। और जब उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया तो बीजेपी के झंडे आए, हाँ। उन्होंने उनको भगा दिया, ठीक है। और वही उसके टोडरिया जी, अपने हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार राजन टोडरिया ने कोई संगठन बनाया हुआ था, उसे एक सम्मेलन किया, और वो कोशिश कर रहे थे कि खंडूड़ी जी इसमें डिक्लेयर करें कि हम बीजेपी को छोड़ रहे हैं, संगठन जनमंच था शायद, जनमंच को। लेकिन खंडूड़ी जी ने वैसा तो नहीं किया, लेकिन वो लगभग विद्रोह पर उतर आए थे। और टोडरिया जैसे मित्र और सलाहकार होते तो छोड़ देते। बहरहाल सरकार डर गई, सरकार डर गई, और दोस्त क्या दुश्मन दोस्त मिल गए, अपने कोश्यारी जी और खंडूड़ी जी मिल गए, है ना। अब बाद में निसंग जी हो गए अकेले, बाद में अकेले हो गए हो। तो उस दिन वो गंसाली थे, जिस दिन हटाए गए, तो उनका मतलब जाना ही तय था। हाँ। फिर तय हुआ कि कोश्यारी जी आपकी उम्र ज्यादा होगी, हाँ। आपको आपका कहना मानेंगे लेकिन आपको नहीं बनाएंगे। फिर 11 में वो दोबारा बन गए। ये क्या खंडूड़ी जी को दे दिया? हाँ, खंडूड़ी को दे दिया। ये नहीं करेंगे भैया, ये कहीं उसमें चले गए तो पासा पलट जाएगा, बीजेपी का तो बंटाधार हो जाएगा। तब ऐसा सोचते थे आडवाणी जी वगैरह थे, तब नरेंद्र मोदी जी तो थे नहीं। हाँ, तो गुजरात में थे, उनको बोला गया था कि आप राजधर्म का पालन करो। तब 12 में खंडूड़ी है जरूरी का नारा भी चला। अब ठीक है, हमारे मित्र कई लोग आए थे, उनके साथ भी आए थे, तो ठीक है, उन्होंने कई चीजें, खंडूड़ी जी थे अपने आप तो ईमानदार थे, लेकिन ईमानदारी से चलती नहीं है। अरे आप कोई कहे कि नहीं 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 मेरा शासन ईमानदारी से चला, नहीं चल सकता। बाद में हमने एक वो कराया था राजखंड, एक टीवी सीरियल मैंने बनाया था, उसका इंटरव्यू उन्होंने कहा देखिए बहुत कोशिश मैंने की, लेकिन राजनीति में ईमानदारी नहीं चलती है, थोड़ा ज्यादा कड़क हो गए, चलती नहीं थी, हमें समझौता करने पड़े। फिर जो उनके खिलाफ लॉबी थी फिर सक्रिय हो गई। आप समझे नहीं, खुद हार गए। अब खंडूड़ी ने सबसे बड़ी गलती ये है कि अब देखिए नेताओं को लोग क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। मैं कई बार अपने बोलता हूँ यार तुम नेता हो कि जो ये चापलूस रहते हैं, ये पत्रकार टाइप के लोग आके अगर साहब आपका तो इकबाल बुलंद हो रहा, आपका तो जय जयकार हो रही है, सभी जगह हो रही है, और आदमी सोचता अच्छा, तो खंडूड़ी जी ने समझा अच्छा मैं जरूरी, तो मैं कहीं भी से जाके नेपाल से लड़ूं, क्योंकि उनके पुरखों की दखल नेपाल तक थी। तो उन्होंने कहा मैं कोटद्वार से लड़ता हूं। अब कोटद्वार में दिक्कत ये है कि वहां इतना जातिवाद है कि वहां से अब ये जीत गई तो जीत गई, उनकी बेटी जीत गई। वैसे वहां ब्राह्मण जीतता नहीं है, बहुत पहले से कभी से नहीं जीतता है वहाँ, इतना भयंकर जातिवाद है वहाँ। योगी जी भी आए थे, कोटद्वार नई टीरी आए, माना गया कि बाद में माना गया ये 2022 का जो चुनाव था, वो योगी जी के कारण क्योंकि योगी जी भी उनका डिग्री कॉलेज वहाँ रहा और वो पढ़े योगी जी वहाँ। नहीं, यूपी में भी उन पर जातिवाद का लेबल लगता है। अच्छा, योगी जी पर सब जानते हैं कि उन पर वहाँ ठाकुरवाद चल रहा है। अच्छा, यूपी में भी चलता है। बहरहाल ये खैर ये तो अलग की बात है। तो यही खंडूड़ी जी अगर कोटद्वार की जगह यहाँ लड़ते, देहरादून से लड़ते, कितनी बड़ी गलती की उन्होंने। तो उस समय 31-32
कांग्रेस 31 हो जाती है, ये 32 हो जाती है, ये 32 हो जाती है और लार्जेस्ट पार्टी थी, बाद में तोड़ते मरोड़ते सरकार बना लेते। भाई कांग्रेस ने भी तो तोड़ मरोड़ के सरकार बनाई ना, पीडीएफ का समर्थन लिया, पीडीएफ का सरकार समर्थन लिया करते। तब तक केंद्र के लोग इतने वो नहीं थे कि आप तोड़ो मरोड़ लेकिन किसी का सरकार बनाओ, ऐसा नहीं करते थे। क्यों बना चुके थे, गोवा में, मणिपुर में, कई जगह सिंगल पार्टी लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, सरकार किसी और की बन गई। यहाँ भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तब बनी जब खंडूड़ी जी की गलती की वजह से। अच्छा, तो फिर विजय बहुगुणा का शासन आया साहब, विजय बहुगुणा शासन आया, हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, विजय बहुगुणा जी को लाए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के हवाले से, हाँ संभवतः, और वो प्रभारी थे यहाँ के, प्रभारी थे। उसके बाद जो है फिर केदारनाथ आपदा आ गई, और उसमें रहस्यमय बात ये हुई कि जब चुनाव ये कैसे करके जीते, जैसे भी करके जीत गए, फिर 32-31 वाला हो गया, तो इनको वो तब तक ऐसा नहीं था, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही बनाएगी, मतलब केंद्र की आज की जैसी नहीं, आज की जैसी स्थिति नहीं होती थी कि कैसे करके बनाओ। आज तो अमित शाह जी कम से कम 29 पर भी बना लेते, किसी पर भी बना लेते, 29 पर भी बना लेते, चाहे इनके ज्यादा ही हो। विजय बहुगुणा आए, अब निश्चित रूप से भाई 2002 में जो कांग्रेस आई थी सत्ता में, तो हरीश रावत, 2012 में भी हरीश रावत का योगदान था। कांग्रेस को जब 2007 में जीती नहीं, तो उसमें तिवारी जी अगर होते तो 100% जीते। तिवारी जी जो कैप्टन थे वो जहाज छोड़ के भाग गए, तो जहाज में डूबना ही था। तो इनको विजय जबकि कहते हैं द कैप्टन सिंक्स विद द शिप, जबकि शिप डूब गया और कैप्टन भाग गया। तिवारी जीते तो 2-4 जगह और सीट जीतती, सरकार बनती। तिवारी जी अगर 5 साल और रहते, अगर कांग्रेसियों ने तिवारी जी को दुखी नहीं किया होता, और केंद्र के मैच्योर, भाई कांग्रेस मैच्योर पार्टी तो ही, उन्हें लगता गया था भाई यहाँ जो करेगा तो तिवारी ही करेगा, क्योंकि अनुभव था। तिवारी जी को इसलिए भेजा गया था, उनके अनुभव का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, और वो मिला, दो राय नहीं। और अगर 5 साल और होते तिवारी जी को, तो न जाने क्या हुआ। लेकिन उस समय कांग्रेस की फुटबॉल, जो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस का हो, बार बार कहते हैं, मैं तंग आ गया हूँ, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ दिल्ली, मैं बोल के आया हूँ, मेरे को छोड़ दो महाराज, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। तो उस समय भी यही लगा रहता था। तो फिर ये केदारनाथ आपदा की वजह से एक केदारनाथ बहाना हो गया, फिर विजय बहुगुणा जी चले गए। जैसे देखो ना, जैसे खनौड़ी जी पर आप जो है ना, खनौड़ी जी क्यों हुआ, खनौड़ी जी के इसी दौरान जो है, पहले उन्होंने बोल दिया था, जो 27-28 विधायक दिल्ली गए, तो उन्होंने कहा कि खनौड़ी जी के उसमें हम 2009 का चुनाव नहीं जीत सकते, उनके कार्यकाल में हम 2009 का चुनाव नहीं जीत सकते, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, और लोकसभा का चुनाव नहीं जीते, इसलिए भी तो खनौड़ी जी गए ना, कि इन्होंने बोल दिया था कि इसका मतलब ये 2012 का चुनाव नहीं जीत सकते, इसका मतलब ये विधायक सही बोल रहे हैं, तो पुष्टि हो गई थी। तो 2009 में तो फिर कांग्रेस केंद्र में आ गई थी, सरकार बन गई, तो वही स्थिति बाद में, लेकिन वो गलतफहमी रही, उनको खनौड़ी है जरूरी वगैरह वो रहे, वो भी जीते, उनका पहले आ गया, तो उसमें भी था। फिर जब हरीश रावत नहीं बने, तो उनको टीस तो थी, हरीश रावत जी को तो होती है कि मैंने 2002 से इंतजार था मेरा, फिर भी नंबर नहीं आया। और उस समय ये हुआ मजेदार बात, बहुगुणा जी देहरादून में बैठे रहते थे, और ये दिल्ली में उधम करते रहते थे, भाग दौड़, इधर जोड़ तोड़ कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लॉबिंग कर रहे हैं सारे लोग, महाराज जी के लोग, हरीश रावत के लोग, सारे लोग। और जिस जो बना वो चुप रहता था, इसलिए लोगों को सब वही चुप क्यों बैठा हुआ है ये बंदा, कोई हलचल नहीं है, कोई निश्चिंत नहीं है, निश्चिंत बैठा हुआ है। तो तभी लगा इनकी सेटिंग क्या है चौधरी वीरेंद्र सिंह से। तब यही लोगों ने कहा कि क्या सेटिंग है साहब, वो इंडिया पुलिस का क्या चक्कर है, वो सारी बातें उठी हैं। बहरहाल हमने तो देखो, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था क्या है, मैंने क्यों लिखना था वो, लेकिन बातें तो उठी हैं, बातें उठी है ये कि भाई आखिर क्यों है। और उसके बाद जब आया 2013 में, आप जानते हो केदारनाथ आपदा आई, उससे पहले अस्सी गंगा की 2010 में भी आई, उसमें बहुत लापरवाही हुई, बहुत तबाही हुई उत्तरकाशी में। 80 गंगा 12 में विजय बहुगुणा जी के कार्यकाल में, विजय 80 गंगा नहीं, इन्होंने ढंग से टैकल किया उसको जी। और वो तो वहाँ के पुल तो मेरे ख्याल अभी भी ठीक नहीं हुई हो, 80 गंगा के जो टूटे हुए थे, बर्बादी थी। वही 13 में, मतलब 16 तारीख को हो गया,
जी 17 तारीख को जो बचा खुचा पूरा तबाह हो गया। 17 तारीख को 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग थी, हम लोगों को ब्रीफिंग बताई भाई कैबिनेट ने क्या क्या फैसला लिया। सर जी ने अपना लंच किया और दिल्ली चले गए, क्योंकि वैसे भी ये संडे वीकेंड पर दिल्ली चले जाते थे विजय बहुगुणा हमेशा। फ्राइडे में मतलब, क्योंकि सैटरडे भी बंद रहता है सचिवालय। बाबा वो दिल्ली चले, जैसे सरकारी कर्मचारी छुट्टी होती थी वैसे इनकी होती, हर 8 बजे शाम को मिलते नहीं थे। इनका भी तरीका वैसे ही था। 16 तक कम से कम 17 तारीख को रेस्क्यू शुरू होना चाहिए था ना, केदारनाथ रिस्पॉन्स टाइम 17 मैक्सिमम था। मतलब भारत की उत्तराखंड की सरकार को 11 बजे तक पता नहीं कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है, सरकार की बैठक हो रही है, पता नहीं। 1 बजे खबर नहीं, वो आप दिल्ली चले गए। 17 को पता नहीं, 18 को थोड़ा थोड़ा खबर लगती है कहीं कुछ हो गया, कुछ गड़बड़। और वहां का जो डीएम है, हमने लिखा कि इन 3 लोगों पर उस समय, आगे हम बताएंगे जो हमने लिखा है कि न्यूरेमबर्ग का जैसे ट्रायल है 3 लोगों पर होनी चाहिए थी। डीएम क्या कहते हैं, ढोंडाल पर, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री पर, और जो चीफ सेक्रेटरी चीफ बना हुआ था एडिशनल चीफ, क्या कहते हैं, राकेश शर्मा, वही सब कुछ करता था। पायलट ने बोला 18 तारीख को, भाई यहाँ तो दिखी ना रामबाड़ा का है। उससे सच बोला उसने बकवास फोटो आपने प्रकाशित की है। हाँ, रामबाड़ा नीचे, रामबाड़ा तक गया, ऊपर नहीं गया, उसने रामबाड़ा दिख नहीं रहा। अब उस समय मैंने आर्टिकल लिखे कि देखिए अगर 2013 में अगर सोशल मीडिया इतना एक्टिव होता तो ये बात नहीं होती। धराली की जैसे धराली हुआ, 3 दिन बाद पहुंचा वहां मीडिया धराली में, और वही जो है उसने आदमी ने जिसने वो फोटो खींची उसे एकदम वायरल कर दिया, मुखबा गांव से खींची, और सारा देश विदेश में चला गया, पूरा चला गया। और जो मीडिया जिसने खबर देनी थी कब गया, तीसरे दिन पहुंच पाया। और रास्ते नहीं थे, रास्ते बिकट हो गए। मैं कह रहा सोशल मीडिया का करामात देखिए कितना। मुख्यमंत्री जी भी दूसरे दिन पहुंचे। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान सोशल मीडिया की बात कर, सोशल मीडिया कमाल देखिए कितना, बहुत ताकत। तो बहते हुए वो फुटेज जो है, और तत्काल रिस्पांस टाइम मिला। 2013 में वो सोशल मीडिया नहीं था तो हमें 3 दिन तक पता नहीं चला। 3 दिन तक वो पता ही नहीं चला। और उल्टा यहाँ फिर 19 को फिर जब पता चला तब सेना अलर्ट की गई, 20-21 से सेना बुलाई गई, फिर चला तब फौज आ गई, तीनों सेनाएं आई, हेलीकॉप्टर आए, एयरफोर्स नेवी भी आई, सारी आए। और बावजूद उसके आप समझिए कि 400-500 लोग पहाड़ों पर कंकाल मिले। हाँ, वो तो हजारों। और हमने देखे वो उडियार कहते हैं गढ़वाल में, वहाँ वो बच्चे 15-16 साल के बच्चे जो नीचे बेचते हैं ना, कापल बेचते हैं। जी आप मानते हैं 10-1 हजार रहे हो? वो कुछ हो भी सकता है, क्योंकि उस समय सतपाल महाराज का ये कहना था, भाई सतपाल महाराज की तो कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस की सरकार थी, उनका कहना था कम से कम 10,000 होगा। सतपाल जी का डेटा था ये, उन्होंने ये लगाया कि इतने थे, कि उसका कारण अभी हम बताते हैं। अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो वो जो उडियार पर गए हुए थे वो फोन करते कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, कोई हमें बचाओ करते, तो ये 400-500 लोगों में जाने जाते। जो लोग नीचे दबे हुए थे, फंसे हुए थे, अभी तो वहां थराली में, चिपड़ों में निकाले ना, घाट में लोगों ने निकाले, घाट में, नंदानगर में मलबे से लोग दूसरे दिन निकाले। सोशल मीडिया कमाल है, दिखा रहे थे निश्चित रूप से। तो अगर उस समय होता तो कम से कम उत्तराखंड सरकार जाग जाती। तो यही कारण था कि उनकी जो घोर लापरवाही, 3 दिन तक बिना डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रहा रुद्रप्रयाग, ये मैंने लिखा है इसमें। कोई वहां डीएम जाने के लिए तैयार नहीं था। एक लांगा था, एक नौजवान जो थे, ये 2-3 जो लोगों थे, एक तो जावलकर है, राघव लंगर, ये 2-3 लोग जो थे, जो युवा थे, उनका रोल उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो आईएएस थे, उन्होंने कहा हम जाएंगे, और वो तब गए, तब उन्होंने स्थिति संभाली, तब जाके हुआ सब। और फिर ये आपदा में लापरवाही भी रही बहुगुणा जी की, और यहाँ असंतोष भी था। यहाँ असंतोष था उनके व्यवहार की वजह से, यहाँ असंतोष था उनके बेटे की वजह से, बड़ा वाला, ये छोटा बेटा तो जो बहुत शरीफ लड़का है इनका, जो अभी मिनिस्टर है, वो सीधा सौरभ सीधा बताते हैं, सौम्य भी है और सीरियस भी है, अपने काम के लिए भी सीरियस है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं थे। दूसरी बात उनकी वजह से बदनामी उतनी
वो चुनाव भी हार गए, उपचुनाव रानी से भी चुनाव हार गए। 24,000 कई 22,000 कई और कारण भी थे। कई और। तब आया सर हरीश रावत जी का शासन। फिर इसलिए आया कि हरीश रावत, फिर ये आया कि हरीश रावत ही फिर अरे कांड हुए सर्किट हाउस में, फिर भाई इनको बदला जाना हुआ, तो उनसे कहा गया इस्तीफा आप दो। तो हमने क्या भाई क्या हुआ बहुगुणा जी? तो उन्होंने कहा भाई मेरे से कहा गया कि आप इस्तीफा दो, मैंने इस्तीफा दे दी। तो मीटिंग हुई, बहुगुणा गुट महाराज गुट इकट्ठे हो गए, जो घोर विरोधी राजनीति में कहते हैं ना स्थायी दोस्त ना स्थायी दुश्मन, वो प्रतिद्वंदी गुट जो थे वो इकट्ठे हो गए हरीश रावत के खिलाफ। इनका मेजोरिटी हो गई। महाराज और बहुगुणा के जो समर्थक थे वहां मीटिंग में वो ज्यादा हो गए और हरीश रावत की कम हो गए। ये हमें पता है। 2-3 बार वहां से महाराज उन्होंने कहा गिनाओ, गिनती कराओ। बहुगुणा ने कहा गिनती कराओ भाई, विधायकों समर्थकों गिनती कराओ। तो वहां से जो आए हुए थे उन्होंने कहा गिनती हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कस के इनको बोला तुम जो करना है वो करो, प्रस्ताव ये पास होगा। उन्होंने कहा यही प्रस्ताव पास होना। इस प्रस्ताव को पास करने पर 1-2 बार बाहर आए महाराज। हाँ, बाहर आए। मैं भी उस दिन बीजापुर गेस्ट हाउस में बीजापुर में अंदर सारे हम लोग सारे समर्थक भी पत्रकार भी सब बाहर थे। कई लेयर में भीड़ थी वहां, जो अंदर थे कुछ आते रहे सतपाल महाराज। और फिर इनको शाम को डिक्लेयर हुआ और फिर हरीश रावत फिर उनसे कह दिया गया कि नहीं हरीश रावत ही होंगे। और दूसरा महाराज का कंट्रीब्यूशन भी अलग है, राज्य बनाने में है, और लेकिन पॉलिटिकली हरीश रावत को ज्यादा सक्षम माना गया। और हरीश रावत जो जीते थे बहुत ज्यादा वोट से हरिद्वार से जीते थे, मतलब 25,000। और फिर सर ये कितने लोगों ने शपथ ली उस दिन हरीश रावत जी के साथ? हरीश रावत के साथ सभी ने, कुछ लोग नहीं थे 1-2 सीट उन्होंने बाद में छोड़ दी थी ना। पीडीएफ वाले तो थे, पीडीएफ वाले थे। एक सीट खाली थी, सुन लीजिए, एक सीट खाली थी। बाद में राजेंद्र भंडारी को सीट के लिए आखिर में भरा गया। हाँ, खाली थी। और फिर ये राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर असंतुष्ट कैसे हो गए कुछ लोग? अब देखिए, वो जो टीस थी बहुगुणा जी को कि मुझसे कहा गया कि आपको हटाया जाएगा, आप इस्तीफा दीजिए, आपको हटना पड़ेगा, उन्होंने दिया। वो अपमान वो भुला नहीं पाए। और उस जमाने में हमने देखा सुबोध भाई का, वो भले वो केवल विधायक थे लेकिन वो मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करते थे। उनके आगे पीछे वही हुटर वाली गाड़ियां चलती थी, 4-5 गाड़ियां आगे, 4-5 पीछे। आपके पड़ोसी भी थे हमारे, जब आते थे तो पता चलता था कि इस समय सुबोध जी आ रहे हैं। तो इतने पावरफुल थे। तो और कुछ लोग भी पावरफुल थे इन लोगों का। इन्होंने कहा कि हम समय आने पर मजा चखाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि यार जून में देखेंगे। इस तरह की भी बातें होने लगी थी। उन्होंने क्या, मैंने भाई दिल्ली में चर्चा है कि हरीश रावत जी के खिलाफ कुछ हो रहा है। कि उन्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा हमारे दिल्ली के मित्र कह रहे हैं कि यहाँ गतिविधियां बढ़ गई हैं महाराज की और विजय बहुगुणा की, लोगों का आपस में मेल जोल काफी हो रहा है। जैसे आजकल त्रिवेंद्र जी और बलौनी जी के बीच में बहुत घनिष्ठता बढ़ गई है, वैसे उनके बीच में बहुत घनिष्ठता बढ़ गई थी, जबकि वो भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो वो बात थी, ये समझ नहीं पाए जी, ये समझ नहीं पाए कि इनका इंटेलिजेंस हो रहा है। वो आखिरी दिन तक नहीं समझ पाए कि भाई सुबह ये हरक सिंह जी ने आखिर में अपना वो पढ़ा, कृषि मंत्री थे, अपने विभाग का 16 मार्च को अपने विभाग का बजट पढ़ा, विधानसभा में सरकार की खूब तारीफ की, वो बजट पास कराया। जैसे वो आया कि पास नहीं हुआ, कूद गए। 10 मिनट पहले उन्होंने अपना बजट पास कराया। तो आपने देखा नहीं, ये आप दिन भर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इनके ये मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आप कानाफूसी कर रहे हैं, आपने देखा नहीं ये क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंस का फेलियर था। हरीश रावत की इंटेलिजेंस का फेलियर था। और एक बात आप रावत जी मानते हैं कि इन्होंने 1-2 साल तक की सुबोध उनियाल को मंत्री नहीं बनाया? एक बात ये भी आ रही थी कि अगर उनको कैबिनेट मंत्री बनाते तो इतनी असंतोष न होता। मुझे लगता है कि असंतोष नहीं होता, टूटती नहीं सरकार, टूटती ना नहीं। तो तब विजय बहुगुणा मान जाते। फिर विजय बहुगुणा का गुस्सा तो बरकरार ही था। विजय बहुगुणा का, लेकिन विजय बहुगुणा इतना उग्र नहीं होते।
क्योंकि विजय बहुगुणा का हनुमान कौन था? बहुगुणा जी के साथ में लोग होते थे ना, अब तिरपन सिंह नेगी होते थे, कुंवर सिंह नेगी होते, भारत क्या कहते हैं, सिंह रावत होते थे, यहाँ रमोला जी होते थे, ये लोग होते थे ना। इनके भी ये लोग थे ना जो कारिंदे थे, हाँ। यही सलाहकार भी थे, यही कर्णधाता थे, इन्हीं के सब कुछ। वो तो केवल कुर्सी पर बैठे रहते, हुक्म चलाते थे, और रावत जी राजनीति वो नहीं करते, राजनीति उनकी। फिर हम जो हैं फिर आते हैं 2017 के चुनाव पे। 2017 में बीजेपी ने तो कोई चेहरा बनाया नहीं था, नहीं बनाया था। हाँ। तो आपने इसमें जिक्र भी किया हुआ है पूरी, आपने जितने लोगों ने शपथ ली है 2002 से, और कौन कौन एमएलए निर्वाचित हुए हैं और शपथ में कौन कौन मंत्री थे, हर सरकार का आपने दिया है। तो 2017 में फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बन गए और भाजपा में भी असहमतियां उठी, जो दिल्ली गए, फिर इनको क्यों बनाया गया, ये तो नए आदमी हैं, उस पर क्या लिखा है आपने? देखिए, त्रिवेंद्र जी का आवास यहीं पर है जी, आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी है, उन्होंने कहा भी था पुस्तक विमोचन में। हाँ, जो वहीं पर है, तो उनके घर जब पटाखे चलते हैं तो यहाँ आवाज सुनाई देती है, कोई जोर से भी कोई माइक वाइक होता तो यहाँ सुनाई देती है। तो उस दिन पटाखे चले, उनके चुनाव से पहले, उनके चयन से पहले यहाँ पटाखे चल गए थे। मतलब अमित शाह की हरी झंडी हो गई थी, पहले हो गई। और वो औपचारिकता चयन की बाद में हुई, विधायक दल की बैठक बाद में हुई, और वो जैसे दिल्ली से आए तो इसका मतलब अश्योरेंस उनको मिल चुका था। और उसके बाद भी कहे बहुगुणा जी और कोश्यारी जी में कुछ वो थोड़ा असहमति थी कि नए आदमी को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। निशंक जी भी थी, बिल्कुल सही बात थी, अनुभवी लोग थे। कम से कम निशंक जी तो थे ही थे, और लोग भी थे, भाई हमको बनना चाहिए था, हमको वहाँ से हटाया मम्मा आपके साथ, बस वो बातें थी। लेकिन बीजेपी में जब अमित शाह कह देते हैं, वो तो पत्थर की लकीर हो, पत्थर कर दिया। और यहाँ जब पटाखे चले, काफी पहले पटाखे चले, तो भाई हम तो पड़ोसी हैं, उनके साथ होती हैं, आप किसी भी पार्टी में होते हैं तो, लेकिन आपसारी हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है, पता चल जाता भाई तुम्हारे यहाँ कल क्या हो रहा था भाई, तो भाई क्या हो रहा होगा ना, बन रहे हैं भाई, सब हो रहा है। तो हमें मालूम था कि पूरी तरह अश्योर है, और जो आगे मीटिंग हो रही है वो केवल औपचारिकता है। और त्रिवेंद्र जैसा आदमी ऐसा हल्का काम नहीं करते कि पहले पटाखे चलवा देते। पटाखे हो गए थे हफ्ते भर पहले, पटाखे। अच्छा, हफ्ते भर पहले। और फिर इनके शासन को आप किस ढंग से देखते हैं? इस किताब में 4 साल का जो इनका शासन रहा, शासन उनका देखिए ना, त्रिवेंद्र में कमजोरी ये थे जैसे और सख्त थे, हाँ, फ्लेक्सिबल नहीं थे, लचीले नहीं था। अब वो थोड़ा सा एमपी बन के थोड़ा हो गए हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश स्वभाव से होते हैं, स्वभाव। तो वो भी था जो बात पर अड़ गए तो साला अड़ गए, और फैसले भी उनके, मतलब हाँ, जो बात नहीं करनी वो नहीं करनी, किसी को नहीं मिलना तो नहीं मिलना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी, किसी को हाथ नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो वो ऐंठ थी ठाकुर साहब की, आप समझ रहे हैं, राजनीति में वो नहीं चलता है। आपने हरीश रावत को देख, एक आदमी से मिले वो, एक आदमी से हाल चाल पूछा, जिसको नहीं भी जानते थे पूछा कहाँ से क्या है, आप समझे। वो एकदम विपरीत थे त्रिवेंद्र रावत, उसकी वजह से भी वो असंतोष था, और असंतोष भी था, कई और कारण भी थे उनके। अच्छा, आप ये कहेंगे भाई आरोप भी लगे, वो जो गुप्ता, संजय गुप्ता था भाई, वो तो अब जेल में है, जिनकी शादी 2 करोड़ की, कितने 200 करोड़ की, साउथ अफ्रीका वाले, हाँ, वो वहाँ शादी कराई, उसका विवाद हुआ, कई वो ढेंचा बेचता, और देखिए ना उनके विरोधी सारे उनके खिलाफ ले आए थे। और इसका ये इनका दिक्कत ये है कि अब तक जितनी भी पार्टियां आई हैं वहाँ माना हरीश रावत को अपनी पार्टी से खतरा, अपने नित्यानंद स्वामी जी को अपनी पार्टी से खतरा, निशंक जी को अपनी पार्टी से खतरा, खंडूड़ी जी को, सबको अपनी पार्टी से खतरा, इनको भी अपनी पार्टी से खतरा था। रावत जी ये इनको हटा के ना तीरथ सिंह रावत जी को लाए, तो ये ज्यादा नहीं रख पाए तीरथ सिंह जी को, हाँ, जबकि उनका व्यवहार लोग बताते हैं कि बहुत सरल आदमी थे, बहुत सरल थे, मतलब बहुत ही 3 महीने तक चीफ मिनिस्टर रहे वो, 116 दिन। आप सुनिए, जो त्रिवेंद्र जी, मैं उसी दौरान गांव गया तो करोड़ों के वो
4 साल पूरे होने पर बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। 4 साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र जी का बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। वो मीटिंग नहीं थी अपना भराड़ीसैंण में, विधानसभा बजट सत्र के बाद तत्काल होने वाला था। वो बजट सत्र से दिल्ली बुला दिया था। तो करोड़ों के उसमें विज्ञापन लगे, विज्ञापन जहां तहां देख रहे थे। मैं जब गढ़वाल से आ रहा था तो जहां तहां वही लगे हुए थे। तो इतना होने के बावजूद उन्हें ये लगा था कि हमको रखा जाएगा, और हमें तो लग रहा था कि पक्का है। और वो मैंने अखबार भी बताया आपको, अखबारों ने छाप दिया कि इनको न हटेंगे, न बदलेंगे, न ही विधायक दल की बैठक होगी, कैबिनेट का विस्तार करेंगे। और शाम को उन्होंने इसे भर दिया। और ये अमर उजाला जैसे अखबार ने लगाया। अब मैं अखबार का नाम मैंने इस अखबार का इसमें दे रखा है। मैंने ये दोनों दे दिए। सुबह अखबार की हेडलाइन ये छपती है और शाम को इस्तीफा देते हैं। राजनीति में क्षरण हुआ है नैतिकता का। अच्छा, बलौनी जी बहुत नाराज थे उनसे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण थे उनको हटाने के लिए। अब फिर ये बाद में दोस्त बन गए, जैसे कि ये 2011 में खंडूड़ी जी और निशंक जी दोस्त हो गए। राजनीति भी हमने देखिए, राजनीति में स्थायी न स्थायी दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। राजनीति में ये भी सिद्धांत है कि जो बड़ा दुश्मन है उससे छोटे दुश्मन से हाथ मिलाओ। राजनीति में ये भी सिद्धांत है दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो वो जो होता रहा है, तो वही आपका अभी भी चल रहा है, वही उस समय भी हुआ है, निशंक जी के जमाने में भी हुआ, वही यही परंपरा चली आ रही है। तो ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर, ये किस रूप में आप देखते हैं? इनके 4 साल तो मेरे ख्याल से पूरे हो ही गए हैं और चल रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं। आप इनका मूल्यांकन किस रूप में करते हैं? डेवलपमेंट में, संगठन में, और मेल जोल में, बातचीत में, किस ढंग से करते हैं सर आप? मैं सोचता हूँ कि ये अब तक के सबसे ज्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री हैं। कहीं आपने देखा होगा, कहीं बाढ़ आ रही सबसे पहले, और जो जाएगा नहीं कार्यकर्ता बाद में जाएगा, मुख्यमंत्री धामी पहले वहां पहुंचे हुए हैं। कभी बुलडोजर में बैठ के जा रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पहुंचे। भराड़ीसैंण सत्र में थे हम, तो घनसाली चले गए शक्तिलाल शाह के साथ, बीच में जो 1-2 घंटा। और यही नहीं, वो तो इंटीरियर में जाने, रात को वहीं ठहरना, लोगों के साथ सुबह बैठना है, क्या हो रहा, कैसे हो रहा है यहाँ पर। यही नहीं, उन्होंने कई चीजें, नई चीजें की हैं। आप उनसे सहमत हैं? कई चीज मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ तो इसका मतलब नहीं कि हो सकता है मेरी असहमति गलत हो। जैसे मैं यूसीसी पे असहमत हूँ, मेरे हिसाब, मेरा मानना अलग है। आपका लेख वायर ने भी छापा था, कई अखबारों में छापा, तो वो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ अटल सत्य है। हाँ। लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने देश में पहला काम किया। इतना उत्साह किसी ने नहीं दिखाया। कम बोलते हैं सार्वजनिक मंचों में, और जो नहीं जो इतना युवा, मैं आज भी मानता हूँ इनमें मैच्योरिटी की जरूरत है, सख्त जरूरत है, मैच्योरिटी की सख्त जरूरत है। और इतनी इनमें जिस दिन मैच्योरिटी आ जाए, ये आदमी कहाँ का पहुंच जाएगा। सर मैं ये कह रहा था कि वो पढ़ के, हर भाषण पढ़ के बोलते हैं। कल भी वो लास्ट में आपका, लेकिन आपने देखा होगा, कोई वो इसलिए बोलते होंगे कि शायद तीरथ की तरफ फंस ना जाए कुछ। वो तीरथ की तरह नहीं, तीरथ अकेले तीरथ की नहीं, कई इतना आप बोलेंगे, दिन रात बोलेंगे तो कई जवान फिसल जाती है। अरे कई बार मोदी जी की जुबान फिसल गई, कई बार अमित शाह की जुबान फिसल गई। ऐसी एक बार भी 4 साल हो गए हैं धामी की जुबान नहीं फिसली। वो पहले रिहर्सल करते हैं, अपनी टीम से करवाते हैं और फिर पढ़ते हैं उसको, वो जो भी करते हैं। लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल पूरी बात कल उन्हें जैसे रास्ते में कोई मिल गया, बाइट नहीं देते हैं। ये भी नहीं, लेकिन जो बात करेंगे तो किसी मतलब मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बात करते हैं। दूसरा, उग्र बात नहीं करते जैसे ये करते थे बाकी लोग। उग्र बात नहीं करते हैं। विरोधी के लिए, प्रतिद्वंदी के लिए, विपक्षी लोगों के लिए भी उग्र बात नहीं करेंगे। आप उनसे उग्र सवाल करेंगे, वो उग्र जवाब आपको नहीं देंगे। थोड़ा मैच्योरिटी की जरूरत, थोड़ा और मैच्योरिटी की जरूरत, और उन्हें मैच्योर लोग कुछ रखे हुए हैं, मैच्योर लोगों, सलाहकारों की उनको जरूरत है। जो संविधान का 254 आर्टिकल 254 है, 254(1) कहता है कि जो केंद्रीय कानून है, जो पार्लियामेंट पास कर दिया है, उसे विधानसभा नहीं काट सकती, देश की संसद का नहीं कर सकती।
अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है, विधानसभा ने बनाया है, वो कानून केंद्र में ऑलरेडी है, तो राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। हमने लिखा, मैंने उसके धारा 2 नहीं पढ़ी, निकल गई बात। हमने भी चैलेंज किया, मैं लिखता ही हूँ इनका पॉलिसी पर कि कैसे इनका यूसीसी देंगे, इनको अधिकार नहीं है। लेकिन वाकई धारा 2 है उसमें, वो कहती है कि अगर इसको राष्ट्रपति मंजूरी दे तो वो कानून उस राज्य में लागू हो सकता। लेकिन राष्ट्रपति पहले भी था, कांग्रेस ने एक बार कोशिश की थी समवर्ती सूची के विषय में, लेकिन उन्हें मालूम था राष्ट्रपति तो बीजेपी का है, वो इसकी स्वीकृति नहीं देगा। अब आज की स्थिति में राष्ट्रपति, जैसे खंडूड़ी जी का था विवादास्पद, आपने मेरे सवाल किया था लोकायुक्त पर, राष्ट्रपति किसका था? बीजेपी का। और उन्होंने कहा देखी जाए, जिसको अदालत जाना हो चला जाए, दे दो। राष्ट्रपति का कौन करता है? मिनिस्ट्री होम करती नहीं करती, गृह मंत्री से परामर्श होगा, वही तो करेंगे वो। केंद्र में सरकार किसकी है? तो वो भाग 2 में ये प्रोविजन है, अगर करेगा लागू होगा। लेकिन उसमें जो संवैधानिक प्रक्रिया है, आपका समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 आपका कहीं भी रहने की स्वतंत्रता आपको है, आपका संपत्ति का अधिकार है, वो सारी चीजें हैं। 21 है, आर्टिकल 25 है आपका, 26, 27, 28 है आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट है, उसे आप नहीं बदल सकते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं, आपके रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं जी, उनको भी आपको बदल नहीं सकते हैं, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसमें आपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बदल दी है, जो समानता का अधिकार भी है, वो जो सारे वायलेशन हो गए हैं। लिव इन रिलेशन में भी संवैधानिक प्रक्रियाएं, राइट टू प्राइवेसी आएगा, 21 की बात कर रहे हैं ना। निजता का अधिकार भी जो है मौलिक अधिकार है, में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। तो ये सारी अब संविधान के दायरे में होगा ही नहीं। ये मैंने लिख दिया कि भाई कर रहा तो है, देश में पहली बार तो हुआ है, गोवा में था लेकिन वो तो 1868 से चल रहा है, यहाँ पहली बार हुआ, लेकिन कोर्ट की बात है, क्या कहते हैं। तो धन्यवाद रावत जी। उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास, इस किताब पर हमने आज संक्षेप ही कहेंगे, हालांकि काफ़ी बड़ी समीक्षा हो गई। और मैं ये काम करूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का, मैं ये काम करूँगा कि इस पे जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत सादर प्रणाम सभी लोगों को। शीशपाल गोसाई, देहरादून। बहुत बहुत धन्यवाद रावत।